मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर हूँ। आज के हमारे अध्ययन का टॉपिक है अमेरिकी उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। सबसे पहले हम उपराष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति पद के साथ साथ उपराष्ट्रपति पद की भी व्यवस्था की गई है। मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग आदि स्थितियों के कारण राष्ट्रपति पद रिक्त हो सकता है। अतः इन विशेष स्थितियों के कारण उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था करना आवश्यक था। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए भी वही योग्यताएं हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अब इस संबंध में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न केवल अलग अलग राज्यों वरन दो अलग अलग क्षेत्रों से होने चाहिए। अर्थात यदि राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार उत्तरी राज्यों से है तो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार दक्षिणी राज्यों से होना चाहिए। मूल संविधान में इन दोनों के अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था नहीं थी। जिसे दूसरे नंबर पर सबसे अधिक मत प्राप्त होते थे उसे उपराष्ट्रपति बना दिया जाता था। लेकिन 1804 के 12वें संशोधन द्वारा इस व्यवस्था में परिवर्तन किया गया और इस नई व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए अलग अलग उम्मीदवार खड़े किए जाने और दोनों के लिए अलग अलग मत डालने की पद्धति अपनाई गई। उपराष्ट्रपति पद के लिए भी उम्मीदवार को समस्त निर्वाचकों का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। यदि किसी उम्मीदवार को निर्वाचकों का बहुमत प्राप्त न हो तो सीनेट के द्वारा प्रथम 2 उम्मीदवारों में से उपराष्ट्रपति का चयन किया जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है और इस अवधि के पूर्व कांग्रेस द्वारा महाभियोग के आधार पर इसे पदच्युत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का प्रथम कार्य राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पदच्युति की स्थिति में राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालना है। उस समय उसे राष्ट्रपति पद के सभी अधिकार और शक्तियां प्राप्त होंगे। इस संबंध में 1841 से ही यह परंपरा स्थापित हो गई है कि उसके द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में नहीं वरन राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया जाएगा। इसी तरह उपराष्ट्रपति का दूसरा कार्य सीनेट का सभापतित्व करना है। सीनेट कांग्रेस का द्वितीय सदन है और इसे अपने सभापति को अपने आप चुनने का अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति ही इसका पदेन सभापति होता है। सीनेट के अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। सीनेट का सदस्य न होने के कारण उसे मत देने का अधिकार नहीं है, किंतु किसी विषय पर बराबर मत आ जाएं तो निर्णायक मत का अधिकार अवश्य प्राप्त है। सीनेट के कार्य संचालन की सुनिश्चित परंपराएं होने के कारण इस रूप में इसकी स्थिति औपचारिक ही है। उपराष्ट्रपति पद के कार्य और इसकी स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि वह राष्ट्रपति का कितना विश्वास पात्र है और वह अपने आप को कितना उपयोगी प्रमाणित करता है। अब हम मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे। अमेरिकी संविधान के द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं और संविधान के अंतर्गत मंत्रिमंडल की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। और संविधान में यह उल्लेखित है कि राष्ट्रपति सरकार के विभिन्न प्रशासकीय विभागों के अधिकारियों से उनके अपने विभागों से संबंधित विषयों पर लिखित राय ले सकता है। संविधान निर्माता यह अनुभव करते थे कि राष्ट्रपति को उसके कार्य संचालन में सलाह की आवश्यकता हो सकती है और वह यह सलाह जो है वो सीनेट से परामर्श कर लेगा। और इसी विश्वास से प्रेरित होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति वॉशिंगटन ने अमेरिका के मूल निवासियों से संबंधित विषयों पर सीनेट से परामर्श मांगा, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी और बाद में फिर
सर्वोच्च न्यायालय से किन्हीं विषयों पर परामर्श लेने का प्रयत्न किया, किंतु वहाँ भी उसे निराश होना पड़ा। अतः राष्ट्रपति ने अपने नीचे के विभागीय अध्यक्षों से सलाह लेना शुरू किया। पहले राष्ट्रपति उनके विचारों को लिखित रूप में मांगता था, बाद में वह इनकी बैठकें बुलाने लग गए और इस प्रकार अमेरिका में मंत्रिमंडल नामक संस्था का उदय हुआ। मंत्रिमंडल की रचना में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के आकार में निरंतर वृद्धि हुई है। प्रथम राष्ट्रपति वॉशिंगटन के समय प्रशासन के 4 विभाग थे और इन विभागों के 4 मंत्री थे, लेकिन 1985 से यह व्यवस्था है कि उपराष्ट्रपति के अतिरिक्त मंत्रिमंडल में 13 विभागों के सचिव होते हैं। इन विभागीय अध्यक्षों को मंत्री नहीं वरन सचिव कहते हैं। न्याय विभाग का अध्यक्ष अटॉर्नी जनरल कहलाता है। इन 13 विभागों के अध्यक्षों की संस्था को मंत्रिमंडल कहा जाता है। मंत्रिमंडल के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, किंतु उसे सीनेट की स्वीकृति प्राप्त होना आवश्यक है। सीनेट इनके मनोनयन पर स्वीकृति देने से बहुत कम इनकार करती है, क्योंकि राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के व्यक्तिगत सहायक होते हैं। राष्ट्रपति को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के चयन में बहुत अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, किंतु व्यवहार में मंत्रिमंडल के सदस्यों का चयन करने में उसके द्वारा कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे वह अपने दल के समर्थकों और मित्रों को प्रसन्न करने के लिए उनमें से कुछ को सचिवों के रूप में नियुक्ति दे देते हैं और उसे कुछ बड़े राज्यों में से अवश्य ही एक एक मंत्री चुनना होता है। राष्ट्रपति के द्वारा विरोधी दल का सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके कुछ सदस्य भी मंत्रिमंडल में लिए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल की स्थिति राष्ट्रपति के साथ बदलती रहती है। अनेक राष्ट्रपतियों ने मंत्रिमंडल को कोई महत्व नहीं दिया और वे इसे गौण स्थिति में रखते रहे। इसके विपरीत कुछ राष्ट्रपतियों के द्वारा मंत्रिमंडल को पर्याप्त महत्व दिया गया। राष्ट्रपति प्रशासनिक दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रिमंडल से परामर्श लेने को बाध्य नहीं है। वह जिन विषयों पर परामर्श प्राप्त करना चाहे उन्हीं विषयों को विचार के लिए प्रस्तुत करता है। निर्णय करने में मत लेने का नियम कम है और यदि मत लिए जाएं तो राष्ट्रपति के लिए बहुमत की बात मानना जरूरी नहीं है। यदि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य राष्ट्रपति को एक ही प्रकार का परामर्श दें तो भी राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के पारस्परिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह सामने आया कि अनेक बार राष्ट्रपति अपने विभागों के प्रमुखों के बजाय अपने निजी मित्रों और अनौपचारिक परामर्शदाताओं पर अधिक निर्भर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नवनिर्माण आर्थिक नीति को अपनाते समय राष्ट्रपति रूजवेल्ट के कुछ ऐसे परामर्शदाता थे जो मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं थे, किंतु उन पर राष्ट्रपति अपने मंत्रियों से भी अधिक विश्वास करते थे। इस संबंध में प्रशासन का जो अंतिम उत्तरदायित्व है वो राष्ट्रपति पर ही होता है और मंत्रिमंडल के सदस्यों का काम राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करना मात्र है। यदि मंत्रिमंडल का कोई सदस्य ऐसा नहीं करता है तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। राष्ट्रपति अपने आदेशों का पालन न करने वाले मंत्री को पदच्युत भी कर सकता है।